So welcome. De Broglie's concept. So we have to discuss the de Broglie's. Yesterday we discussed about the limitation of Bohr's theory, and one of the limitation of Bohr's is that Bohr's model. What is the postulate of Bohr's model? Bohr's model have one nucleus and electron revolving around the nucleus, and two type of forces apply. One is centripetal and one is centrifugal. Centripetal means which force, inward force, nucleus pull towards itself, and centrifugal force which is outward force, जो न्यूक्लियस को बाहर, अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाता है, और एक है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके आता है। जो इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके आता है उससे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, so both have a force of attraction, and this force of attraction attract electron towards the nucleus, and due to revolving motion there is one force known as centrifugal force which attract towards outward, means electron अप्लाई आउटवर्ड फोर्स। ओके, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिससे क्या होता है कि हम बाहर फेंके जाते हैं। जैसे टर्निंग है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और टर्निंग पे अगर हमें टर्निंग लेना हो तो गाड़ी की स्पीड कम करना पड़ता है। ये एग्जांपल आपको पता होगा, अगर गाड़ी की स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो हम बाहर फेंके जाते हैं, गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती, ऐसे इस साइड फेंके जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड करके एक टॉपिक है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है और एक इनवर्ट फोर्स रहता है जो न्यूक्लियस अपने तरफ खींचता है। तो इस तरह न्यूक्लियस रहता है, इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स है, एक न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके रिवॉल्विंग मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका जा रहा है, और दोनों भी फोर्स का जो कॉम्बिनेशन आता है फिर उसके वजह से इलेक्ट्रॉन इस जगह में घूमते रहता है। ठीक है, ओके, इस यहाँ तक कन्फर्म। फिर डी ब्रोगलीस पे जो ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड कोर्ट पे केस चली, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है। तो उस ऑब्जेक्शन के वजह से इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल कंसीडर किया था किसने? डी ब्रोगलीस, अपना सॉरी बोहर्स ने इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल कंसीडर किया था, और डी ब्रोगलीस आया। अब क्या हुआ कि बीच के दौर पे इलेक्ट्रॉन पे बहुत स्टडी हुई कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रॉन कैसा है। इसके बारे में जब डिस्कवरी हुई तो ऐसा हुआ कि कभी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट कहता था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूव करते थे कि इलेक्ट्रॉन वेव है। एक महीने में एक साइंटिस्ट कहता था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, फिर दूसरे महीने में एक साइंटिस्ट कहता था इलेक्ट्रॉन वेव है, फिर कुछ महीने में कुछ एक्सपेरिमेंट होते थे, फिर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, फिर इलेक्ट्रॉन वेव है। ऐसे साइंटिस्ट में कम से कम 10 साल ये चला कि ये पार्टिकल है या वेव है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके पार्टिकल के थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके वेव के थे। तो उसमें फिर आ गया डी ब्रोगलीस ने कहा झगड़ा बंद करो, दोनों के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। और फिर डी ब्रोगलीस ने अपना लॉ कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब बड़ी मुश्किल हो गई। कोई कहते थे पार्टिकल है, यानी उसको मास है, और वो पार्टिकल जैसे एक पत्थर जैसे सब पकड़ो, पत्थर को बहुत छोटा कर दो तो वो एक हो गया पार्टिकल। वेव यानी वेव, लाइट, जो लाइट होता है, लाइट कैसे प्रोपोगेट होता है, वो वेव हो गया, साउंड वेव, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर डी ब्रोगलीस ने कहा कि ये वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब ये बड़ी बात होगी कि एक तो पार्टिकल कहो नहीं तो वेव कहो, ये बोलना बराबर नहीं है। ड्यूअलिटी थ्योरी उसने रखी और सब प्रॉब्लम, सबका मुंह बंद हो गया, और फिर ये इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उसने इक्वेशन बताए। तो डी ब्रोगलीस ने क्या कहा? डी ब्रोगलीस ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। ठीक है, इस सेंटेंस को अच्छे से याद रखना। इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल भी है और वेव भी है, और वो ड्यूअल नेचर प्ले करता है, ड्यूअलिटी। ओके, तो फिर पार्टिकल है तो पार्टिकल क्यों है, और वेव है तो वेव क्यों है? ये बड़ी बात आ गई
कि पार्टिकल है तो पार्टिकल क्यों है, और वेव है तो फिर वेव क्यों है। कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल है, कोई भी चीज़ को अगर मास है तो हम उसे कहते हैं कि पार्टिकल, कोई मास, ठीक है, उसका कुछ वेट होगा तो उसे कहते हैं हम पार्टिकल। अगर वेव क्या कहते हैं, वेव किसे कहते हैं, अगर कोई भी चीज़ को वेवलेंथ हो तो हम कहते हैं कि वो वेव है। अब इलेक्ट्रॉन को मास भी है और वेवलेंथ भी है, ठीक है, तो वेव नेचर भी शो करता है और मास भी शो करता है, और फिर उसको उसने इक्वेशन से प्रूव किया। तो इस बात को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें क्या याद रखना है, हमें इतना सेंटेंस याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन शोज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ये होगा पहला। उसके बाद मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एंड वेव इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ वेव, वेवलेंथ इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, wavelength is the fundamental property of wave and electron possess both, hence it is it shows the dual nature। फिर उसने इक्वेशन रखे। अब उसने जब इस बात को प्रूव किया तो ये बात यहाँ तक ही नहीं रुकी कि इलेक्ट्रॉन ही वेव है और पार्टिकल है, ये बात सबको लागू हो गई। सब, एवरी पार्टिकल हैव, एवरी मास हैव वेव नेचर। मैं भी एक वेव हूँ, मैं भी ऐसा वेव में कन्वर्ट हो सकता हूँ। जय लाइक शक्तिमान, शक्तिमान क्या होता था, ऐसा घूमता घूमता था। अगर आपने नहीं देखी होगी, हमारे टाइम पे शक्तिमान सीरियल बहुत फेमस थी, या कोई भी हो, यहाँ से मैं गायब हो गया यानी क्या, मेरी वेव्स बन गई। तो ये जो प्रिंसिपल रखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए उन्होंने इक्वेशंस यूज किए। तो इक्वेशन में आइंस्टाइन का इक्वेशन उन्होंने यूज किया, E इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन आपने सुना होगा, ये बहुत बढ़िया इक्वेशन, इससे साइंटिस्ट वर्ल्ड में बहुत बड़ी हलचल मच गई, इससे बहुत बड़े प्रेडिक्शन निकाले गए, और अभी भी इसका जो प्रेडिक्शन है वो अभी भी जो इसका यूज़ है, प्रॉपर जो प्रेडिक्शन था पहला कि ऐसा भी हो सकता है, वो अभी तक हुआ नहीं। अब क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। E इज इक्वल टू mc²। E इज फॉर एनर्जी, जो वेव में एनर्जी वेव में भी रह सकती है, और ये है मास, और ये है लाइट वेलोसिटी, हाईएस्ट वेलोसिटी, इससे ऊपर वेलोसिटी नहीं जाती, ठीक है। तो E इज इक्वल टू mc², ये बड़ा फेमस इक्वेशन है, और ये इक्वेशन फेमस इसलिए है कि उन्होंने कहा कि मास का और एनर्जी का रिलेशन दिया आइंस्टाइन ने, कि एवरी मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन अगेन कन्वर्ट इनटू मास। तो जैसे एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो ये कहाँ पे भी जा सकता है। उस ज़माने में एक कॉन्सेप्ट आई थी कि टेली ट्रांसपोर्टेशन भी अब पॉसिबल हो पाएगा। अब टेली ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ है, जैसे टेली कम्युनिकेशन, उसमें क्या करते हैं कि हमारे साउंड वेव्स इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिक वेव्स को फिर साउंड वेव्स में कन्वर्ट होते हैं। तो वो एक इक्विपमेंट हमें मिल गया कि साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव्स में और इलेक्ट्रिक वेव्स को साउंड वेव्स में। तो फिर ऐसा भी प्रेडिक्शन निकाला कि मास को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, उसको कहीं भेजेंगे, फिर वहाँ भेजने के बाद फिर उसको मास में कन्वर्ट करेंगे, यानी टेली ट्रांसपोर्ट। नंबर दबाया कि यहाँ का मास वहाँ, यहाँ से तुम सीधा उठ के वहाँ। तो ये जो टेली ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि उसको इक्विपमेंट हम अभी तक जमा नहीं पाए। लेकिन ये पॉसिबल है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। और थोड़े से भी मास में बहुत बड़ी एनर्जी होती है। ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री और जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होता है कि वो जो मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, या उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि एटम का जब ब्रेकेज होता है तो उसमें से कुछ मास कम होता है, या कुछ वेव्स अगर एटम रिलीज करता है तो उसका वेट कम होता है। जैसा अगर फॉर एग्जांपल मुझे कंसीडर करो, मैं हूँ और मेरे से एनर्जी निकल रही है, तो फिर क्या होगा, मैं कम होते जाएगा, मेरा मास कम होते जाएगा, धीरे 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 कम होगा, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगा, यानी मेरा पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है मास टू एनर्जी कन्वर्शन, और छोटे से मास में 1 ग्राम से भी बहुत कम मास में बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है।
तो आप तो पूरे 40 किलो के, बहुत बड़ी एनर्जी आप में है, यूज करना है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन उन्होंने लिया कि उसमें एनर्जी और मास का रिलेशन उन्होंने दिया। फिर दूसरा प्लैंक्स का इक्वेशन लिया, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये प्लैंक्स ने दिया था कि वेवलेंथ का और एनर्जी का रिलेशन, वेवलेंथ से एनर्जी कैसे निकाले जाए, वेवलेंथ से एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वेवलेंथ का क्या एनर्जी से रिलेशन है, वेवलेंथ बढ़ी तो एनर्जी बढ़ती है या वेवलेंथ कम हुई तो एनर्जी कम होती है। जैसे ये वेव है, ये वेव 1 और ये वेव 2, ठीक है। ऐसी दो प्रकार की वेव मैंने आपको दिखाई। अब इसमें से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि वेव 1 की एनर्जी ज्यादा है या वेव 2 की एनर्जी ज्यादा है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, वेव 1 का वेवलेंथ ज्यादा है या वेव 2 का वेवलेंथ ज्यादा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये वेव देखिए, अगर इसका आंसर नहीं पता तो वेवलेंथ का थोड़ा सा हमें स्टडी करना पड़ेगा कि वेव नेचर कैसा है, वेव कौन सी वेव ज्यादा एनर्जी वाली होती है, कौन सी वेव कम एनर्जी वाली होती है। तो ठीक है, ये जो वेव है इसने, उन्होंने दो इक्वेशन लिए, किसने, डी ब्रोगलीज ने। एक आइंस्टाइन का इक्वेशन जिसका मास और एनर्जी का रिलेशन है, दूसरा प्लैंक्स का इक्वेशन जिसका ई और वेवलेंथ का और एनर्जी का रिलेशन है। और दोनों भी इक्वेशन को कंबाइन किया और उन्हें डी ब्रोगलीज इक्वेशन मिला, जिस डी ब्रोगलीज इक्वेशन से उन्होंने कहा था कि ये मास और वेव दोनों भी नेचर काम करते हैं। सपोज इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ और E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ, ओके। ये इक्वेशन एनर्जी और वेवलेंथ, ये इक्वेशन एनर्जी और मास। अब इस दोनों इक्वेशन का अब ई साइड तो बराबर है, तो फिर उसने एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, फिर इसको इस इक्वेशन में लाया। अब इस इक्वेशन में लाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, Q को एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू को भी हम लिख सकते हैं 1/c, ठीक है। तो उन्होंने 1/c लिया, 1/λ, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये वेवलेंथ हो गई। तो फिर लैम्बडा को इस साइड लेके आए तो वो हो गया h बाय c बाय लैम्बडा, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। तो इसको c बाय लैम्बडा, तो फिर इसको ऐसे लिखा तो ये हो गया एच सी बाय एम सी स्क्वायर और फिर इसको h बाय एम सी। तो ये इक्वेशन आया, कौन सा, ये इक्वेशन बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स किया तो भी ये आ जाता है। ये आइंस्टाइन इक्वेशन, ये प्लैंक्स इक्वेशन, दोनों को कंबाइन किया, ई इक्वल है तो एम सी स्क्वायर एच न्यू लिया। फिर इसको एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू को हम लिख सकते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है c बाय लैम्बडा, इससे काउंट करते हैं। तो फिर c बाय लैम्बडा लिया तो हमें निकाला कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी, ठीक है। ये इक्वेशन है लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी, इसको नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी, ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन लैम्बडा यानी वेवलेंथ, h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, m यानी मास और c यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c लिखते तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते v, वेलोसिटी, और ये हो गया मास। और यहां से उन्होंने एक इक्वेशन दिया, बड़ा ही मजेदार सा इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन कुछ बोलता है, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, ये इक्वेशन कुछ बोल रहा है आपके साथ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसमें छुपा हुआ है। तो क्या स्टेटमेंट है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, वी यानी मोमेंटम। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर मास बढ़ाया तो लैम्बडा कम होता है, मास बढ़ाया तो लैम्बडा कम होता है, और लैम्बडा बढ़ाया तो फिर मास कम होता है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो वेलोसिटी c तो हमारी फिक्स है, ये वेलोसिटी फिक्स है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है वो भी c वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी मूव हो रहा है, ऐसे हम कहेंगे।
तो ये जो रिलेशन है मास और लैम्बडा का, इसमें बताया कि मास जितना कम होगा लैम्बडा उतना बढ़ेगा, ठीक है। और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत कम है, बहुत छोटा है। अगर मास बहुत छोटा है इसलिए इसका लैम्बडा बढ़ रहा है, ठीक है। या अगर वेलोसिटी भी अगर ज़्यादा बढ़ा, वेलोसिटी भी अगर आप बढ़ाओ तो लैम्बडा कम हो जाता है, और जितना लैम्बडा कम होगा उतना हमें उसका वेव नेचर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक वेव हो गई और ये एक वेव हो गई, ठीक है। इसका लैम्बडा ज़्यादा है, इसका लैम्बडा कम है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ा दी तो लैम्बडा क्या हो रहा है, वेलोसिटी अगर बढ़ाई तो लैम्बडा कम हो रहा है। अगर वेलोसिटी कम कर दी तो लैम्बडा यानी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, यानी आप पढ़ाई करते हुए इसके बारे में सोचना कि ये क्या कह रहा था मैं, लैम्बडा, वेलोसिटी। और इस चीज़ से उन्होंने प्रूव किया कि भाई मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों भी है, क्योंकि उसका मास कम है। और ये जो है मास कम होने से वेव नेचर बढ़ता है और मास ज़्यादा होने से वेव नेचर कम होता है। अब हम भी वेव हो सकते हैं, मैं भी अगर स्पीड में मूव हो जाऊँ तो मैं भी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के स्पीड के इक्वल अगर मैं पकड़ लूँ तो मेरा भी वेवलेंथ कम होगा और मैं भी वेव नेचर में दिखने लगूंगा। यानी अगर कंसीडर करो, अगर मैं हूँ और मैं दौड़ने लग गया, मेरी स्पीड बढ़ गई, मेरी स्पीड बढ़ गई, अब बहुत बढ़ाई मैंने, लाइट के स्पीड के बराबर बढ़ाई, तो मैं ऐसा नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा जाऊँगा, टों टों टों, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप मास बहुत कम कर दो या उसकी स्पीड बहुत बढ़ा दो तो वो वेव नेचर में आ जाता है, और वेव नेचर में आने के बाद हम उसको, उस वेव को कहीं दूसरी इसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या वेव नेचर को हम जल्दी से कहीं भेज सकते हैं। तो ये जो डी ब्रोगलीज ने इक्वेशन दिया, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ कि डी ब्रोगलीज ने ऐसा क्यों कहा, तो वो डी ब्रोगलीज का एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब उन्होंने वो क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन बनाई, और इलेक्ट्रॉन गन बनाने के बाद ये देखो, डी ब्रोगलीज का मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गन थी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हुए, ठीक है, पक्का, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हुए तो अगर पार्टिकल अगर होते, इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल होते तो यहाँ पे बम्बार्डिंग कहाँ पे होती, सिर्फ इतने पोर्शन पे बम्बार्डिंग होती, और यहाँ पे इतने पोर्शन पे बम्बार्डिंग होती अगर पार्टिकल होते तो, क्योंकि पार्टिकल सीधा सीधा जाएगा। लेकिन वो क्या हुआ कि यहाँ पे पूरा ऐसा 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 पैटर्न उनको मिला, पूरी जगह, यानी पूरी जगह यहाँ पे उनको रिप्लाई मिला वेव जैसा। वेव कैसे, अगर मैंने यहाँ से पानी का तरंग अगर छोड़ दिया, दो चीज़ें पकड़ो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एक बार फिर से मन को कॉन्सेंट्रेट करो। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डिंग कर रहा हूँ। जो एक्सपेरिमेंट, आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, आपको ये यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। यही इक्वेशन है, यही डी ब्रोगलीज है। वो जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का गन का इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग किया। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो ही जगह मिलना चाहिए थे अगर पार्टिकल होता तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन उनको बहुत जगह मिला। तो उन्होंने ऐसा कंसीडर किया कि यहाँ से वेव्स तैयार हुए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं गए, यहाँ से वेव गए, और वेव यहाँ से निकलने के बाद फिर से ऐसे एक्सपांड हो जाते, जैसे पानी में डिस्टर्बेंस किया तो कैसे वेव फ्लो हो जाते। तो उस तरीके से वेव यहाँ से गए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं गया, ये वेव गए, और इसके वजह से हमें ऐसे रिस्पॉन्स मिला। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है और अच्छे एनिमेशंस के साथ उन्होंने बताया है, तो उसको देख लेना। तो ये होगा डी ब्रोगलीज इक्वेशन, और डी ब्रोगलीज इक्वेशन से उन्होंने कहा कि वेवलेंथ और मास, इसका जो रिलेशन है वो दिया। और ये डी ब्रोगलीज इक्वेशन से उन्होंने वो फिर प्रॉब्लम भी पूछते हैं। प्लैंक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लैम्बडा कभी मिसिंग रहता, कभी एम मिसिंग रहता, कभी वी मिसिंग रहता, तीन टर्म है। कभी वेलोसिटी निकालो बोलते, कभी मास निकालो बोलते, कभी लैम्बडा निकालो बोलते, ठीक है। तो तीन में से एक ये फार्मूला रखना है, सिंपली जो वैल्यू दिया है उसकी यूनिट की तरफ ध्यान देना है। यूनिट आइदर एसआई होना चाहिए, नहीं तो सीजीएस एमकेएस, नहीं तो सीजीएस होना चाहिए। तो यूनिट की तरफ ध्यान देना। कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हो। और एक बार फिर मैं डी ब्रोगलीज का फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि डी ब्रोगलीज ने क्या कहा
कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव हो रहा है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये वेव है। ये वेव भी जैसा भी बिहेव करता है और पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। तो इस वेव और पार्टिकल से तो हम ये फिनोमिना सेंट्रीफ्यूगल वाला एक्सप्लेन कर लिया। अगर ये वेव है तो सेंट्रीफ्यूगल वाला फिनोमिना यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। और ये पार्टिकल और वेव दोनों भी नेचर प्रूव करता है, इसलिए उन्होंने दो इक्वेशन लिए, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और E इज इक्वल टू h न्यू। ये आइंस्टाइन का इक्वेशन, ये प्लैंक्स का इक्वेशन, दोनों को कंबाइन किया। दोनों को कंबाइन करने के बाद उन्होंने लैम्बडा और m का रिलेशन मिला, वेव और मास का रिलेशन मिला। और वेव और मास का रिलेशन मिलने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर मास बढ़ा तो वेव कम होता है, अगर मास कम हुआ तो वेव बढ़ता है। तो इसका जो है कि मास कम होने से उसका वेव नेचर ज़्यादा होगा और वेलोसिटी भी उसकी लाइट के बराबर है। तो वेलोसिटी भी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी तो वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। तो ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिला उस पर उन्होंने इक्वेशन दिया और इसी को इक्वेशन पे मैथमेटिक्स भी पूछते हैं। और अगर ये बॉल है, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, आपके लिए सवाल है, अगर ये बॉल को मैं थ्रो करता हूं एक पर्टिकुलर स्पीड से, दोनों को भी स्पीड सेम है, इसमें भी v1 है, इसमें भी v1 है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। दो बॉल है, एक बॉल का साइज बड़ा है, एक बॉल का साइज छोटा है, दोनों को सेम स्पीड से मैंने फेंका, तो कौन वेव नेचर जल्दी पकड़ेगा या किसका वेवलेंथ कम होगा और किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा? 1 का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ 2, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, वेवलेंथ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ 1, ऑप्शन 3, वेवलेंथ 2 इज इक्वल टू वेवलेंथ 1, और ऑप्शन 4, नॉट प्रेडिक्टेबल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि ये बड़ा बॉल है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, ये m1 का मास ज़्यादा है, m2 का मास कम है, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका मैंने, तो कौन ज़्यादा वेव नेचर में आएगा? एक आधी बॉडी जब ज़्यादा स्पीड में जाती है या वेलोसिटी में जाती है तो उसमें कुछ वेव नेचर वो पकड़ता है, या हर बॉडी कुछ अपने वेव नेचर में होती है, तो कौन ज़्यादा वेव नेचर में होता है रहेगा, इसका आपको आंसर देना है। किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी, इसका आपको आंसर देना है। और ये हो गया डी ब्रोगलीज रिलेशन। अब अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं झूम पे फिर से इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर।